इंडिया और एनडीए दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी की तरफ से उछाला जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का, इंडिया एनडीए की तरफ से, लेकिन कल इंडिया ने अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी और कहा कि वन सीट वन सिलेक्शन यह हमारा मुद्दा है। एनडीए अगर कह रहा है कि वन सीट वन इलेक्शन, तो वो कह रहे हैं कि वन सीट वन सिलेक्शन। अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो कौन सी चीज ज्यादा संभव है, इस पर भी आप देख लीजिए। और दूसरी बात जो है, आज के सारे अखबारों के अंदर एक मेन खेल यह भी बताया जा रहा था कि जो इंडिया की बैठक हो रही है उस बैठक की हवा निकल जाए और सुर्खियां जो है वो इंडिया नहीं बल्कि एनडीए की बने, सुर्खियां वन नेशन वन इलेक्शन की बने। लेकिन सारे अखबार आज के उठा करके अगर आप देखेंगे हिंदी अंग्रेजी के, तो प्रमुखता से जो खबर है, देखिए हिंदुस्तान की खबर है, इंडिया ने बनाई टीम 14, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके बारे में लिखा है। बड़ी खबर है, छोटी खबर के रूप में छपी है कि एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन हो गया है, ये छोटी खबर छपी है। इसी तरह से दूसरा आप ये अखबार देखेंगे, जनसत्ता में देखिए, जनसत्ता में पहली खबर लगी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सरकार की पहलकदमी। तो यहां पर दूसरी खबर भी प्रमुखता के साथ में है, गठबंधन मजबूत, मिलकर लड़ेंगे चुनाव, इंडिया ने तय किया सीटों पर तालमेल का फॉर्मूला। तो ये स्पष्ट तौर पर खबर लगी है। उसके बाद एनबीटी को अगर आप देखेंगे नवभारत का, तो यहां पर एक वन नेशन वन इलेक्शन की खबर से बड़ी खबर लगी है। वो खबर लगी है कि 28 दल मिलकर के लड़ेंगे, अहम फैसलों के लिए समिति जो है वो बन गई है। तो बड़ी खबर जो है वो ये है, एक देश एक चुनाव, केंद्र ने बना दी कमेटी, ये छोटी खबर है। और उसके बाद में इनके पास में है क्या, बीजेपी के पास में क्या है? बीजेपी के पास में केवल एक ही चीज है जिसको बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। जबकि इंडिया की तरफ से जो हेडलाइन जा रही है उसमें हर हेडलाइन के अंदर एक मैसेज है कि यह काम हो गया है, अब यह काम होना है। भास्कर को अगर आप देखेंगे तो भास्कर ने जो है वो यहां पर बताया कि चुनावी खेला में बड़ा ट्विस्ट है। तो इसको समझाया, मैं आपको डीपली समझाऊंगा, कुछ अच्छी चीजें इसमें हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर बड़ी खबर लगी है, इंडिया बोला एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे, जल्द चुनाव को भी तैयार है। ये जो है वो भास्कर ने यहां पर खबर लगाई है। इसी तरह से जागरण में आप देखेंगे तो जागरण में भी एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ी केंद्र की सरकार, ये पहली खबर है। लेकिन नीचे खबर जो है वो INDIA ने मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। जागरण अखबार बड़ी शरारत करता है। हालांकि जागरण अखबार तो वही है ना जो सर्जिकल स्ट्राइक की खबर झूठी छाप देता है, और वो भी मेन पन्ने पर बड़ी सबसे बड़ी खबर छाप देता है। तो देखिए, मैं कई दिनों से इस बात को नोटिस कर रहा हूं कि दैनिक जागरण अखबार में अब सारी खबरों के अंदर आपने इंडिया लिखा देखा मिला, लेकिन जागरण अखबार में यहां पर जब मेन हेडलाइन है तो वहां पर भी इंडिया नहीं लिखा है, INDIA लिखा है। यहां पर जो है वो बताया कि 60% भारत का प्रतिनिधि करते हैं, तो यहां पर भी INDIA लिखा है। इसी तरह से हर जगह पर, यहां पर भी INDIA लिखा है, यहां पर भी INDIA लिखा है, सब जगह पर जो है वो INDIA लिखा है। तो इसी तरह से चाहे हिंदी के अखबार हो, चाहे अंग्रेजी के अखबार हो, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी वन नेशन वन इलेक्शन, गवर्नमेंट सेट बेल रोलिंग विद पैनल अंडर कोविंद, तो ये यहाँ पर लिखा है। दूसरा जो है ये फोटो यहाँ पर छपी है, और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है इंडिया, ये भी यहाँ पर छपा है। तो इसी तरह से हर जगह पर खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पहली खबर जो है वो इंडिया की छपी है, और दूसरी खबर इसके नीचे जो है वो वन सीट वन इलेक्शन की छपी है। तो खैर ये तो ये मसला रहा, लेकिन अब थोड़ा डीपली समझिए कि सुर्खियां तो पहली बह गई। अब आइए इस प्रैक्टिकल चीज के ऊपर। प्रैक्टिकल चीज ये कहती है कि अगर आपके पास में उम्मीदवार हैं, ढंग के उम्मीदवार हैं, तो उनको चाहे आप जो है वो गांव के दंगल में उतार दीजिए, चाहे स्टेट के दंगल में उतार दीजिए, चाहे नेशनल दंगल में उतार दीजिए, चाहे इंटरनेशनल दंगल में उतार दीजिए, वो तो धोबी पछाड़ मारेगा ही मारेगा। वो आपका जो पहलवान है, अगर वो पहलवान मजबूत है तो उस पहलवान को आप पर्दे के अंदर लड़ाइए, पर्दे के बाहर लड़ाइए, उसको जो है वो इंडोर ग्राउंड में उतारिए, उसको मिट्टी के अंदर उतारिए, जहां मर्जी उतार दीजिए उसको। अगर पहलवान में दम है तो पहलवान हर जगह जीत करके आएगा। तो इंडिया कह रही है कि हम पहलवान तैयार कर रहे हैं, पहलवान यानी कि उम्मीदवार, वन सीट वन सिलेक्शन का काम कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कहां पर हमारा कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। और
एनडीए कह रही है कि 1 सीट 1 इलेक्शन, मतलब कि ये प्रक्रिया में लगे हुए हैं और वो उम्मीदवार के उसमें लगे हुए हैं। अब प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है या उम्मीदवार ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं। प्रक्रिया अगर जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो मुश्किल भी होगी, अगर आपका पेपर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो आपका पेपर जो है वो अगर कहीं पर जो है हो रहा है, उसमें धूप है, बारिश है, अगर आपको आता है, आपको ज्ञान है, तो आप वहां पर भी बैठ करके लिख देंगे। थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है आपको, लेकिन मेन है ज्ञान होना। तो वो दोनों चीजों पर काम किया जा रहा है, वो आप देख लीजिए कौन कितना जो है मजबूत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब कुछ चुनावी गणित है, उसको जरा समझिए। चुनावी गणित है और ये चुनावी खेला में भास्कर ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट लगाई है, और इसको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक एक चीजें डिटेल में करके यहां पर बताता हूं। एक चीज तो यहां पर इन्होंने बताया है कि एक स्टडी बताती है कि एक देश एक चुनाव होने पर एक दल या एक गठबंधन को फायदा है या नुकसान है। तो इसमें कहा है कि 2015 में आईडीएफसी की एक जो है स्टडी आई थी, और उसके अंदर कहा गया था कि 77% संभावना है कि वोटर एक ही राजनीतिक या गठबंधन को जो है वो पसंद करे। तो यानी बीजेपी कोई बहुत ज्यादा जो है वो आश्वस्त नहीं हो सकती है कि अगर एक देश एक इलेक्शन अगर होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, तो वही जीत जाएंगे। इसमें कोई 1000% जो अगर कोई कहे कि गारंटी है कि मोदी ही आएंगे, वो फिर चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि 77% जो है संभावना गठबंधन की भी पूरी पूरी है। तो ये यहां पर स्टडी बता रही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इसके अंदर इन्होंने जो बातें बताई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये यहां पर कह रहे हैं कि अभी अगर एक राज्य की अगर देखें, एक राज्य की चुनाव की अगर कवायद देखें, तो 12 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर दिसंबर में 2024 तक चुनाव होने। 12 राज्य ऐसे हैं जिनमें चुनाव होने हैं, जिसमें है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मिजोरम है, तेलंगाना है। ये 5 राज्यों के चुनाव अभी होने 2023 में, और उसके बाद अगली साल जो होने हैं उसमें उड़ीसा है, अरुणाचल है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, और इसमें मई में चुनाव होने हैं, ये लोकसभा चुनाव के साथ साथ। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में दिसंबर में चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर के 12 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर चुनाव होने हैं अगले 1 साल तक। अब उसको जो है वो जो अभी जो कार्यकाल चल रहा है, अभी जो चुनाव होना है 5 राज्यों का, इनको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, और जो 5 राज्य और हैं, 6 राज्य और हैं, उनको थोड़ा घटा दिया जाए, और लोकसभा के साथ में 10 राज्यों का जो है एक चुनाव करवा दिया जाए। ये चीज मुमकिन है, ये चीज इसमें दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में दूसरी जो बात है वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगर ये चुनाव करवाए जाते हैं, तो एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2019 के अंदर लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 60,000 करोड़ रुपए जो है खर्च हुए थे। और अगर इस हिसाब से देखें तो अगर एक बार में चुनाव हो जाते हैं तो पैसा जो है कम खर्च की जो है वो उम्मीद रहेगी, लेकिन इसमें फिर जो है वो झोल बहुत सारे हैं कि पैसा उतना ही ज़्यादा बहेगा भी, क्योंकि ये मार्केट की चीज़ है। आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अखबार ने जो आंकड़े दिए हैं, अखबार यहाँ पर कह रहा है कि 2019 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो एडीआर की रिपोर्ट जो सरकारी जो पैसा खर्च हुआ है, सरकारी पैसा आप ये मान करके चलिए, जैसे एक कैंडिडेट के ऊपर जो है राज्य के हिसाब से अलग अलग जो है सीमा तय होती है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है लोकसभा के अंदर, या 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है, या 2 लाख रुपए खर्च कर सकता है, वो उस तरह से सीमा होती है। तो एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 60,000 करोड़ रुपए जो है वो 2019 के चुनाव में खर्च हुआ था। हालांकि बहुत ज्यादा पैसा है, 60,000 करोड़ कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है। अगर कहीं पर कोई पुल बनता है, कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी बनती है, तो मुश्किल से मुश्किल 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ में बन जाती है। 60,000 करोड़ का मतलब यह है कि देश भर में कई यूनिवर्सिटी, कई पुल और कई जो है वो संसाधन जो है खड़े हो सकते थे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भैया जो है वो ये मुमकिन है कि एक बार में अगर चुनाव हो जाएंगे तो पैसा बार बार जो लगता है वो नहीं लगेगा, मैं कहता हूं कि बिल्कुल बेफिजूल की बात है। वो कैसे है, देखिए अब क्या होता है कि अब ये होता है कि एक तरह से नेताओं की मंडी लगती है। मंडी लगती है हर चुनाव से पहले, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो जो है लोकसभा का चुनाव हो, और उस मंडी के अंदर जो है बिक्री होती है। खुले तौर पर मैं कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेता जो है वो इधर से उधर जो है छलांग मार करके चले जाते हैं, बंदर की तरीके से इस डाल से कूद करके उस डाल पर चले जाते हैं। तो अगर कोई जा रहा है,
हालांकि उसमें कुछ परसेंट होंगे लोग जो अपनी मंशा से या कुछ अपने मुद्दों की वजह से जाते होंगे, लेकिन एक आम धारणा यह है कि हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर, चाहे मंत्री पद की हो चाहे और किसी तरह से हो, कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा रहता है। ये आम धारणा है, इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि ये जो एकदम से उछल कूद होती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा होता है। अब इसी को अगर आप मार्केट चीज में कन्वर्ट करके देखेंगे तो फिर पता चलता है कि ये जो उछल कूद होती है, अगर कोई ये कहे कि एक बार उछल कूद होगी और एक बार उछल कूद के अंदर बात खत्म हो जाएगी, 5 साल तक के लिए जो बार बार उछल कूद होती है वो पैसा बच जाएगा, तो उसमें दिक्कत ये है कि वो अपना रेट उतना ही ज्यादा बढ़ा देंगे। समझिए बात को। जब मार्केट के अंदर अगर आप कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, मार्केट में मान लीजिए कि आपने एक घड़ी लेनी है और ये घड़ी एक ही है मार्केट के अंदर, सबको पता है, दुकानदार को पता है कि मार्केट में और घड़ी नहीं है, और कस्टमर जो है वो आया है, उसको घड़ी चाहिए ही चाहिए, तो वो इस घड़ी को 3,000 रुपए की घड़ी को 30,000 रुपए में भी बेच सकता है और 3,000 की घड़ी को 3 लाख रुपए में भी बेच सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यही घड़ी बिक्री होगी और यही घड़ी मार्केट के अंदर केवल अभी है और यही घड़ी जो है वो कस्टमर को चाहिए भी। तो 3,000 की जो घड़ी है वो 3 लाख रुपए तक भी बिक जाए तो आप जो है चौंकिए मत। तो इसलिए ये बात कहना कि 60,000 करोड़ रुपए जो है एडीआर की रिपोर्ट कहती है खर्च हुए तो बाद में नहीं होगा या पैसे की बचत हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा पैसा बहाया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के फिर आगे बात करता हूं। चेन्नई के अंदर जो है वो चुनाव हुआ था, एक सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ था, सिर्फ एक सीट के ऊपर, और वो भी उपचुनाव था। जयललिता के निधन के बाद में एक सीट के ऊपर जो है वो उपचुनाव होता है तमिलनाडु के अंदर, और उसके बाद में ये होता है कि जयललिता की सीट से जो जीतेगा वही जो है वो एआईडीएमके की पार्टी का उत्तराधिकारी हो जाएगा। चेन्नई में क्या हुआ मालूम है आपको? हुआ ये, चेन्नई के पास की जो है वो सीट है, वो एग्जैक्ट सीट मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन जो बात हुई थी मैं आपको बताता हूं। इतना पैसा बहाया गया, इतना पैसा बहाया गया, हर चीज में पैसा बहाया गया। सुबह किसी के घर में अखबार जा रहा था तो उसके अंदर जो है वो पेटीएम का नंबर लिखा होता था कि आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पेटीएम हो जाएगा। इतने तरीके खोज लिए गए। चाय की दुकान पर जो है वो फ्री कर दी गई, चाय की दुकानें साउथ में जो है चाय की और शराब की, मतलब बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें। एक तरफ जो है वो टीटी दिनाकरन और दूसरी तरफ जो है पळनिस्वामी। तो पळनिस्वामी जो है वो माने जाते थे कि जयललिता के जो है करीबी थे, तो पार्टी वर्कर जो है वो चाहता था कि पळनिस्वामी जो है वो बने। दिनाकरन जो है वो कह रहे थे कि नहीं मैं भतीजा हूं तो मैं बनूं। तो ऐसी टक्कर हुई उस एक चुनाव के अंदर। वो आरके नगर जो है वो विधानसभा, आरके नगर की विधानसभा थी, चेन्नई के पास की विधानसभा है, और उस सीट के ऊपर इतना खिचड़ी पकी, इतनी खिचड़ी पकी कि चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि भैया बंद करो। वो चुनाव रद्द हो गया, इतना पैसा बहाया गया। तो ये हालत है। अगर आप डीपली जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा पुरानी चीज़ों को आप खंगालेंगे तो फिर पता चलेगा कि जो बातें केवल अखबार में या कागज़ पर किसी को लिख करके बताई जा रही है वो बातें कितनी प्रैक्टिकल हैं और कितनी जो है हवा में उड़ जाती है जब वो ज़मीन पर आएंगी। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद में एक चीज़ और जो है वो इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ को भी समझिए। कल आपको मैंने ईवीएम के बारे में बताया था कि पूर्व चुनाव आयुक्त जो है वो ओपी रावत कह रहे हैं कि 35 लाख ईवीएम और चाहिएंगी। अब उसमें कुछ चीज़ें और निकल करके सामने आई है, वो जो आज अखबारों में और छपी है। अभी जो है वो हमारे पास में जो क्षमता है देश में ईवीएम बनाने की, क्योंकि ईवीएम ऐसा नहीं है ना कि भाई हर जो है स्टोर खिलौने बनाने वाले को दे दो, खिलौने बनाने वाला बना बना के चिपका देगा। तो 6 से 7 लाख ईवीएम जो है वो सरकार, चुनाव आयोग वो जो है वो तैयार करवा सकता है। 6 से 7 लाख ईवीएम अभी मौजूदा समय में हमारे पास में ईवीएम और वीवीपैट मिला करके अभी जो है उनकी संख्या करीब करीब जो है वो 17 लाख के करीब है, और हमें चाहिए कितनी? 35 लाख के करीब चाहिए ओपी रावत के अनुसार। तो करीब करीब दुगना चाहिए। और हम कितनी बना सकते हैं एक साल के अंदर? एक साल के अंदर हम ईवीएम बना सकते हैं वो 6 से 7 लाख बना सकते हैं। चलो मान लो कि हम जो है युद्ध स्तर पर काम करेंगे तो हम डबल काम कर लेंगे। 6 से 7 लाख की जो है वो हम मान करके चलिए कि 12 लाख 10 लाख तो बना लेंगे, तो भी हमें जो है वो करीब करीब 15 लाख ईवीएम और चाहिए। तो यानी 1.5 से 2 साल चाहिए ही चाहिए। और इस बात को कल ओपी रावत भी कह रहे थे। दूसरा, इसके साथ में सेंट्रल फोर्सेस आपको चाहिए होंगी।
ईवीएम के साथ में वीवीपैट मशीन चाहिए होंगे। हालांकि एक बहुत बड़ा तबका है वो तो ये कहता है कि ईवीएम हो ही ना, ईवीएम के बगैर ही चुनाव हो, बैलेट पेपर पर आ जाओ, बीजेपी वैसे ही भाग जाएगी। बीजेपी अपने आप ही कह देगी कि कोई इलेक्शन सेलेक्शन नहीं, जो चल रहा है वही चलने दीजिए, वैसे ही करने दीजिए। अगर बैलेट पेपर की बात करेंगे तो अगर विपक्ष जो है इस बात को अड़ा दे कि हम एक वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो फिर अपने आप हवा उखड़ जाएगी। तो ये बात कही जा रही है। इसके बाद में जो है, जो एक बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है ये भी, वो बड़ी बात ये है कि 5 जो है वो संविधान के अंदर आपको संशोधन करने पड़ेंगे। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356, ये 5 जो है वो अनुच्छेद हैं जिसके अंदर जो है वो आपको बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। 83 कहता है, अनुच्छेद 83 कहता है कि संसद के दोनों सदनों की अवधि के संबंध में है, क्योंकि अब दोनों सदनों की जो अवधि है राज्यसभा की और लोकसभा की, उसको भी बदला जाएगा। फिर उसके बाद में कहता है कि अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन वो किया जाएगा। 172 कहता है कि राज्यसभा की जो अवधि है उसको बढ़ाया या घटाया जाए, तो उसके लिए भी प्रयोग करना पड़ेगा। राज्यसभाओं के विघटन से संबंधित 174 और 356 ये है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। यानी अब ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ जो है वो तेलंगाना और मिजोरम, इन राज्यों के अंदर अब विधानसभा की जो अवधि है वो दिसंबर के अंदर पूरी हो जाएगी। और अगर आप चुनाव जो है वो मई में करवाना चाहते हैं एक साथ में, या जुलाई अगस्त में करवाना चाहते हैं, तो फिर जो है वो अपने आप में एक दूसरा चैलेंजिंग रहेगा कि आपको उन राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। दूसरी एक और जो बड़ी बात है, जो लोकसभा के चुनाव जो करवाए जाते हैं मई के अंदर कराए जाते हैं। मई के अंदर लोकसभा के चुनाव करवाने के पीछे भी एक उद्देश्य बताया जाता है। देखिए, अगर आप दिसंबर के महीने में चुनाव करवाएंगे तो दिसंबर, ये जो नवंबर के बाद में दिसंबर जनवरी जो हमारे जो महीने होते हैं, ये व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छे महीने होते हैं। दिवाली जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो त्यौहार है, सबसे बड़ा जो है व्यापार देने वाला त्यौहार है। दिवाली के ऊपर जो कारोबार होता है वो पूरे देश में, अभी ये नहीं कि हिंदू या मुसलमान वाली बात है, ऐसी वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दिवाली पर जो कारोबार में तेजी आती है वो तेजी सबसे ज्यादा होती है पूरे साल के। अगर आप कैलेंडर उठा करके देखेंगे, दिवाली पर जो बिजनेस होता है वो पूरे साल का अगर आप बिजनेस उठा करके देखेंगे तो उसके मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। तो दिवाली के आसपास आप जो है वो चुनाव नहीं करवा सकते हैं। कहीं पर भी अगर स्टेट के इलेक्शन भी होते हैं तो कोशिश ये की जाती कि या तो 5-10 दिन पहले का रखा जाए, 5-10 दिन बाद का रखा जाए। और दिवाली जो है पूरा जो है एक पूरे देश का त्यौहार है, ऊपर से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक दिवाली जो है मनाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हिंदी बेल्ट में ज़्यादा है, ये भी सच्चाई है, लेकिन उसके बाद में फिर शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद में मई का जो समय है वो इसलिए रखा जाता है कि मई के समय पर गांव देहात का जो वोटर है वो अपनी फसल से जो है वो निपट चुका होता है, अगली फसल की जो उसकी तैयारी होती है वो भी, उसमें भी समय होता है। तो ये समय जो है वो इसलिए रखा जाता है कि इस समय के ऊपर, हालांकि पंजाब में जो है वो बैसाखी के बाद में फसल कटनी शुरू होती है, तो पंजाब में फसल जो है वो चलती रहती है, तो कुछ चीज़ें तो होंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो समय है उपयुक्त समय है, क्योंकि इस समय के अंदर ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, क्योंकि जून के महीने में तो बहुत गर्मी पड़ेगी। और चुनाव आयोग पहले ही कई बार हाथ खड़े कर देता है कि फलां जगह पर जो तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है। ये इस तरह की मैं आपको कई सारी खबरें बता सकता हूँ, तो उस समय पर आप वैसे नहीं करवा सकते। तो इतने सारे पचेड़े हैं साहब, इतने सारे पचेड़े हैं, मैं गिनवाने लगूँ तो आप गिनते चले जाइए, पूरी रात में रामायण कह सकता हूं इसके बारे में। पूरी रात जो है वो इसके बारे में इतने डाटा दिए जा सकते हैं, इतने आंकड़े दिए जा सकते हैं, इतनी बातें कही जा सकती हैं कि जिनके जवाब जो है वो टालने आसान नहीं है, जो जवाब जो है वो निकालने वो आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कोई ये कहे कि भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए, मैं ये ऐसी उस धारणा में विश्वास नहीं करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो उसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, उस पर एक लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, उस पर एक लंबे चौड़े तरीके से काम करना पड़ेगा, बहुत लंबे समय से काम करना पड़ेगा। आप इसको जो है वो नोटबंदी की तरीके से नहीं कर सकते कि चुपके चुपके काम कर लें फिर एकदम से लागू कर दें, वो काम नहीं हो सकता है, ना लॉकडाउन के तरीके से हो सकता है। ये काम ये है कि आपको विश्वास में लेना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी।
चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, संसाधन जो है उनको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें होंगी। लेकिन विपक्ष जो है वो इस बात को मानता है, क्योंकि विपक्ष भी जो है वो सत्ता में रहा है। ऐसी बात तो है नहीं कि विपक्ष सत्ता में नहीं रहा है, तो विपक्ष सत्ता में रहा है और विपक्ष इसीलिए मानता है कि ये जो लेकर के आ रहे हैं ये केवल बुलबुला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीज़ में मत फंसो, अपना काम करो। 1 सीट 1 सिलेक्शन, एक सीट के ऊपर एक उम्मीदवार, इसके ऊपर काम करिए। और यही काम अगर हो गया, मजबूती से हो गया, तो चाहे मोदी जो है वो एक साथ चुनाव करा ले, चाहे अलग अलग चुनाव करा ले, चाहे विधानसभा लोकसभा एक साथ कराए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एक चलते चलते मैं एक लाइन छूट गया, वो मैं आपको फिर बता रहा हूं। ईवीएम की जहां पर बात हो रही थी, तो कल मैंने आपको बताया था कि 3 ईवीएम रखनी पड़ेगी, तो 3 नहीं 4 रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक एमपी की, एक एमएलए की, एक जो है वो पार्षद की, और एक उसके साथ में मेयर का जो इलेक्शन होता है वो अलग होता है। और गांव में अगर आप चले जाएंगे तो सरपंच की, तो आपको 4 ईवीएम रखनी पड़ेंगी। तो 4 ईवीएम एक साथ चाहिए। अभी आज हमारी हालत यह है कि हम महाराष्ट्र वाली ईवीएम उठा करके हरियाणा में भेजते हैं, बिहार वाली यूपी में भेजते हैं, कर्नाटक वाली पंजाब गुजरात में भेजते हैं। अभी हम जो है वो ऐसे करके काम चला रहे हैं। तो जहां तक ये कह रहे हैं कि पैसा बच जाएगा, संसाधन बच जाएंगे, तो पैसा और संसाधन तो एक बार में उतने लग जाएंगे। अब आप देख लीजिए, आपके परिवार में जो है 4 आदमी जो है वो साल भर खाना खाते हैं, तो कितना राशन लगता है। और अगर उसी को जो है वो आप ये कर दें कि एक भंडारा लगा दें, और भंडारा लगा करके वो एक दिन के अंदर अगर उतने लोगों को खिलाते हैं, तो कितना राशन लगता है। तो भंडारे वाले राशन को उठा करके आप अपने घर में रख लीजिए और रोजाना उसको खाते रहिए, तो क्या ज़्यादा राशन लग रहा है या कम राशन लग रहा है, ये चीज़ आपके हाथ में है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और उम्मीद करता हूं कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इस 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 सीट 1 सिलेक्शन के पीछे जो चीज़ें हैं, आपको समझ में आई होंगी, और कुछ कुछ पिक्चर जरूर क्लियर हुई होगी। हालांकि बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी मुद्दा है, और इस पर एक एक चीज़ें निकल करके सामने आती रहेंगी, और मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या समझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें, आपकी राय से समझ सकें कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।